यूपी में सरकार बन गई है, योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं। अटकलों का दौर लगातार जारी था, जैसे अब कौन किसको क्या मंत्रालय मिलेगा, जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। मीडिया को लास्ट समय तक पता नहीं चल पाया कि योगी आदित्यनाथ सीएम बनेंगे। कई नामों की चर्चा थी, योगी आदित्यनाथ बाजी मार गए और वो सीएम बन गए। मेरे साथ अभिषेक श्रीवास्तव हैं, जो लगातार योगी आदित्यनाथ को देखते रहे एक पत्रकार के नज़र से भी, और जब भी यूपी इनका जाना होता है तो अगर गोरखपुर गए तो ज़रूर मिलते हैं, और इन्होंने पत्रकार के तौर पे भी और ऐसे भी उन पर काफ़ी नज़र रखा है। कई बार उनका इन्होंने साक्षात्कार भी किया है। उस लिहाज से बहुत ज़रूरी है कि एक जिस तरह का माहौल बन रहा है, लगातार टीवी चैनलों पे डिबेट हो रहा है, एक फियर फैक्टर भी आ रहा है कि क्या माइनॉरिटी दहशत में है, सदमे में है। योगी आदित्यनाथ की जो पिछले भाषण रहे हैं, जो हेट स्पीचेज रहे हैं, वो पब्लिक डोमेन में है। तो जो अब वो बोल रहे हैं या जो वो पहले बोलते थे, उसमें किस तरह की तथ्यात्मक हो या किस तरह उसे लोगों को लेना चाहिए, इन सब मुद्दों पर चूँकि अभिषेक लगातार योगी आदित्यनाथ को देखते रहे हैं, तो हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जो नए मुख्यमंत्री हैं, जो यूपी को नया सीएम मिला है, उसकी क्या रणनीति हो सकती है। और सबसे बड़ा सवाल कि सीएम बनने के दौर को उन्होंने जो फतह हासिल किया है, जिस तरह से उन्होंने तमाम लोगों को जो कि लिस्ट में आगे चल रहे थे उनको पीछे धकेला है, ये सब कैसे संभव हुआ। पहला सवाल तो कि जिस तरह से मनोज सिन्हा हो, केशव प्रसाद मौर्य हो और कई नाम थे, योगी आदित्यनाथ चुनाव कैंपेन शुरू होने से पहले दबाव बना रहे थे कि मुझे सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए। बीजेपी ने उस समय उनको नहीं घोषित किया, और एकाएक जब पूर्ण बहुमत आया, 325 के करीब उनके विधायक चुन के आ गए, तो सीएम का जो कुर्सी है वो योगी आदित्यनाथ को मिल गया। इस पूरे खेल को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है। हाँ, बहुत लोगों को आश्चर्य हो रहा है। बहुत लोग 3-4 दिन से लगातार ये सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। मुझे लगता है ये स्वाभाविक था और ऐसा होना था। इसकी 2 वजह हैं। हाँ, पहली वजह ये है कि अगर आप आरएसएस को समझते हैं और आप ये मानते हैं कि 2014 की 16 मई को जो जनादेश आया था केंद्र सरकार में, वो जनादेश मोदी के नाम पर दरअसल आरएसएस के लिए था और आरएसएस के हिंदुत्व प्रोजेक्ट के लिए था। अगर इसको आप मानते हैं और समझते हैं तो आप योगी के सीएम बनने को अस्वाभाविक नहीं मानेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, वो उसका एक एक्सटेंशन है। मोदी का, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना उसका ये एक्सटेंशन है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, आप पीछे जाइए, अगर अगस्त 2014 की बात करें तो यूपी में उपचुनाव हुए थे। हाँ, और उपचुनावों में बीजेपी ने चुनाव का जो प्रभार दिया था वो योगी आदित्यनाथ को दिया था यूपी में, और किसी नेता को नहीं दिया था। और उस वक्त ये बातें हुई थी कि राजनाथ सिंह के बरक्स, चूँकि राजनाथ सिंह केंद्रीय गृह मंत्री बन गए थे, तो राज्य में राजनाथ सिंह के बरक्स एक राजपूत नेता, एक ठाकुर नेता को पैदा करने की कोशिशें, स्थापित करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये बात अगस्त 2014 में हुई थी, और उसमें मैंने भी लिखा था, कुछ और लोगों ने भी इस बात से सहमति जताई थी कि बहुत संभव है कि 2 साल बाद योगी आदित्यनाथ सीएम की रेस में सबसे आगे रहें। और ये बात सबके मन में थी, सबके दिमाग में थी। ये मनोज सिन्हा का जो नाम आया था और आखिरी समय तक चलता रहा, 18 की रात तक, ये मुझे लगता है कि पार्टी की पसंद रहा होगा, क्योंकि इस पर ऐसा बताया गया कि मोदी जी की मुहर लग गई थी। लेकिन अब किन वजहों से मनोज सिन्हा का नाम पीछे हटा, वो मतलब मेरे लिए तो अब तक सस्पेंस ही है, मैं उससे अधिक कुछ नहीं कह सकता। लेकिन योगी आदित्यनाथ को लेकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। एक तो बात ये, दूसरी बात जो मैं कह रहा था, योगी आदित्यनाथ का होना यूपी में ज़रूरी इसलिए है भाजपा के लिहाज से कि जो भाजपा बार बार कह रही है कि जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर लोगों ने वोट किया है, 325 सीटें आई हैं, तो वो कह रहे हैं कि अब जातिवादी गई, मुस्लिम वोट बैंक ख़त्म, दलित वोट बैंक ख़त्म, इस तरह की बातें हो रही हैं, और जनता ने, हिंदू जनता ने वोट किया है। तो जब वो कह रहे हैं हिंदू जनता ने वोट किया है, तो उन्हें उस हिंदू जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला उस छवि का एक हिंदू नायक भी चाहिए, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के अलावा उस छवि का कोई और नेता जो है नहीं। तो भाजपा के जगह अगर आप खड़े होकर देखिए तो आपको ये लगेगा कि इस जनादेश का स्वाभाविक प्रतिनिधि भी विचारधारा के लिहाज से और प्रोजेक्ट के लिहाज से
योगी आदित्यनाथ ही हैं। योगी आदित्यनाथ पहले भी कह रहे थे कि मुझे सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाए। बीजेपी को क्या नुकसान का डर था जो उन्होंने सीएम नहीं प्रोजेक्ट किया शुरू में? देखिए, इस बात को समझिए कि बीजेपी का जो वोटर है वो हिंदुत्व प्रोजेक्ट का समर्थक नहीं है, ठीक है। बहुत लोग इस बात को बोले 2014 में कि देखिए इतने लोगों ने जो है बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को वोट कर दिया। हाँ, वो वोटर है, वो वोटर है, उसके पास एस्पिरेशंस हैं, उसको बेहतर विकल्प चाहिए। बहुत सीधी सी बात है। वो विकल्प के नाम पे बीजेपी को कर सकता है या किसी और पार्टी को कर सकता है। आम आदमी पार्टी को कर सकता है, पंजाब में कांग्रेस को किया, ठीक है। तो उसका अभी हिंदुआइजेशन, हिंदूकरण नहीं हुआ है उस तरीके से राजनीतिक रूप से। हाँ, बीजेपी की चिंता सबसे बड़ी जो है वो इस हिंदू वोट बैंक में उदार हिंदुओं की स्पेस को निशाना बनाना है। इस देश में उदार तबका जो है, जो वैचारिक रूप से उदार है, धार्मिक रूप से कट्टर नहीं है, हाँ, मोटे तौर पे गंगा जमनी तहजीब जिसको कहते हैं, उसमें भरोसा रखता है और मानता है कि जीवन अपनी गति से चलता रहे, सब कुछ ठीक रहे, वो तबका सबसे बड़ा है, वो बफर है। आप ये मानिए कि इधर फंडामेंटलिस्ट हैं, कट्टर हैं, इधर कट्टर अगर हैं, तो बीच का एक बफर जोन है। वो बफर जोन इस देश को बचाए हुए है, ताने बाने को बचाए हुए है। बीजेपी का सबसे बड़ा पोटेंशियल वोटर वही है। बीजेपी उसी बफर जोन में सेंध लगाना चाहती है। योगी आदित्यनाथ अगर खड़े हो जाते या उनको सीएम कैंडिडेट पहले बता दिया जाता तो ये बफर जोन जो है उनका छिटक जाता, ठीक है। वो उदार हिंदू वोटर जो डेवलपमेंट के प्लैंक पे मोदी के चेहरे पे वोट दिया है, वो शायद नहीं देता, मेरा ये मानना है। एक माइनॉरिटी को लेकर कही जा रही है, जिस तरह के उन्होंने लगातार स्पीच दी हैं, लगातार वो मन से बोलते रहे योगी आदित्यनाथ। एक डरने वाली कोई बात दिखती है आपको? जब एक आदमी सीएम बन जाएगा, सीएम बनने के तुरंत बाद वो कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, तो किस बात पर भरोसा किया जाए? वो पहले जो स्पीच दे रहे थे, या वो जो सीएम बनने के बाद बोल रहे हैं, या किसे झूठ माना जाए? जो पहले कह रहे थे वो झूठ था, या जो अब कह रहे हैं वो झूठ माना जाए? देखिए, माइनॉरिटी को लेकर मेरी समझदारी ज़रा दूसरे किस्म की है। योगी आदित्यनाथ या सो कॉल्ड कोई भी योगी और साधु जो भाजपा में इस तरह के जहरीले बयान देते रहे हैं, हाँ, उनके बयानों से या उनके बयानों के बदल जाने से आप आरएसएस और बीजेपी की राजनीति को नहीं तौल सकते। हाँ, आज वो कह रहे हैं सबको साथ लेके चलेंगे, कल वो कह रहे थे कि ये करेंगे वो करेंगे, 100 को मारो, 1000 को मारो। हाँ, कई बयान से आप राजनीति को मत देखिए। योगी आदित्यनाथ उस लार्जर प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं जो आरएसएस का हिंदू राष्ट्र का प्रोजेक्ट कहा जाता है, ठीक है। उस हिंदू राष्ट्र के प्रोजेक्ट में अनिवार्यतः 3 लोग मुस्लिम, जिसको कहा जाता है 3M कहते हैं, उनकी सैद्धांतिकी है। आप किताब पढ़िए वी आवर नेशन हुड डिफाइंड, तो उसको आमतौर पे नहीं पढ़ाया जाता है, अब तो आ गई है बाज़ार में। साफ साफ कहा गया है मुस्लिम, मैकाले और मार्क्सिस्ट 3M जो हैं इस देश में स्वाभाविक निवासी नहीं है। इनको मार के भगाओ, नहीं मार के भगाओ तो कोऑप्ट कर लो, अपना बना लो। तो ये तो उनके विचारधारा में सैद्धांतिकी का हिस्सा है। अब उस सैद्धांतिकी को आप अगर न जाने और उस पूरी परंपरा को न जाने कि दक्षिण पंथ की इस देश में क्या परंपरा है, और आरएसएस दरअसल जो प्रोजेक्ट बना रहा है उस प्रोजेक्ट का कौन स्वाभाविक हकदार होगा और कौन नहीं होगा, कौन स्टेक होल्डर है, तो हमको लगेगा कि योगी आदित्यनाथ बड़े जहरीले बयान देते हैं और उनको नहीं बनना चाहिए। लेकिन आरएसएस ने आज बयान देकर दत्तात्रेय हसबोले ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने का फैसला जो है वो बीजेपी का है, आरएसएस का नहीं है। हाँ, तो वो तो कहेंगे ही भाई, आरएसएस कोई राजनीतिक इकाई नहीं है। आप देखिए, इस बात को समझिए, आरएसएस अभी कहता है कि वो एक सांस्कृतिक संगठन है, हाँ, वो राजनीतिक संगठन खुद को नहीं कहता है, और उसका संविधान भी वही है, वो सांस्कृतिक संगठन है। मुख्यमंत्री चुनना एक संवैधानिक काम है। जो राजनीतिक पार्टी जीती है उसका विधायक दल मुख्यमंत्री को चुनेगा, ये संविधान कहता है। तो आरएसएस अगर इस बात को कह रहा है कि बीजेपी ने चुना है तो वो ठीक ही कह रहा है ना, आरएसएस ने चुना हो या ना चुना हो। नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है, आप लगातार आरएसएस को भी देखते रहे हैं, तो लगता है कि अंतिम समय पर फरमान वहीं से कटा? हो सकता है, मतलब देखिए, मैं लिबरल फेस जो थे, जो लिबरल मनोज सिन्हा लिबरल फेस माने जाते हैं, उनसे बचने की कोशिश की गई।
हो सकता है। देखिए, मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकता कि योगी आदित्यनाथ आरएसएस की पहली पसंद है या नहीं। हाँ, इसकी देखिए एक वजह है। वजह यह है कि योगी आदित्यनाथ कोई इंडिविजुअल विधायक या नेता नहीं है। योगी आदित्यनाथ एक बहुत महत्वपूर्ण और ताकतवर मठ के महंत हैं। ठीक है, गोरक्षनाथ पीठ जो गोरखपुर का है, वो इस देश में गोरखपंथियों का सबसे बड़ा पीठ है, नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा पीठ है, और इसका असर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल से लेकर तिब्बत से लेकर तमाम देशों में रहा है। ठीक है, ये मत्स्येंद्र नाथ से जो परंपरा चली आती है गोरखनाथ की, और उसके बाद आदित्यनाथ तक आती है, सिर्फ 3 पीढ़ियां हुई हैं इस मठ के राजनीतिकरण को हुए। आदित्यनाथ के पहले महंत अवैधनाथ थे, अवैधनाथ के पहले महंत दिग्विजयनाथ थे। महंत दिग्विजयनाथ के समय से हिंदुत्व की पॉलिटिक्स इस मठ में आई है। और आपको बताऊं मैं कि महंत अवैधनाथ ने तो आरएसएस के लोगों को भगा दिया था अपने मठ से, और ये लोग तो लगातार बीजेपी के कैंडिडेट को हराते आए हैं। महंत अवैधनाथ हिंदू महासभा सांसद थे भाजपा को हरा के, और दिग्विजयनाथ के टाइम तो खैर भाजपा थी ही नहीं, वो भी हिंदू महासभा सांसद थे। आरएसएस और गोरखनाथ मठ, इन दोनों के बीच का एक कन्फ्लिक्ट रहा है। तो उस कन्फ्लिक्ट को शायद योगी आदित्यनाथ ने पाटने की कोशिश की। बहुत संभव है, ये बहुत संभव है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो, हाँ, वो शायद हिंदू महासभा वाली जो राजनीति रही है उसमें और आरएसएस के प्रोजेक्ट दोनों के बीच में कोई पुल का काम कर रहे हैं। लेकिन अब भी आरएसएस और इस मठ के बीच में एक कन्फ्लिक्ट है। वो कन्फ्लिक्ट बहुत गहरा है, उसके लिए हमें नाथ संप्रदाय की पूरी परंपरा को समझना पड़ेगा कि वो कन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ से पैदा होता है। एक सवाल लोग क्या पूछ रहे हैं कि 325 विधायक बने, लेकिन जो डिप्टी सीएम 2 बनाए गए हैं और जो योगी आदित्यनाथ है, तीनों केंद्र के, एक मेयर थे और 2 लोग सांसद थे। तो लगता है कि इन सब एक जो कास्ट लॉबी है, जो नया समीकरण बना है, जिसमें अब मतलब जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, खासकर उसमें ब्राह्मण्स और राजपूत समाज के लोग ज़्यादा संख्या में विधायक बन के आए हैं, पहली बार इस तरह से हुआ है। तो ये भी जाता है कि नंबर ज़्यादा था, चूँकि राजपूत समाज के नंबर ज़्यादा थे विधायकों का, इसका भी फायदा गोरख आदित्यनाथ को मिला। बिल्कुल बिल्कुल, 85 लोग हैं, 85 विधायक ऐसे हैं जो ठाकुर हैं, और जाहिर सी बात है जिसका जितना पलड़ा भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। तो ये तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्राह्मण भी मेरे ख्याल से 62 हैं, 60 हैं। राजनाथ सिंह भी तो यार ठाकुर समाज से थे, वो रेस में पीछे हो गए। राजनाथ सिंह को यूपी के ठाकुर अपना नेता कहाँ मानते हैं? यूपी के ठाकुर अगर आप बात करें तो राजनाथ सिंह को कभी अपना नेता नहीं मानते हैं। राजनाथ सिंह हमेशा से जन नेता से एक लेवल ऊपर रहे हैं, और राजनाथ सिंह जिस जगह पे हैं वो उनकी स्वाभाविक जगह है। राजनाथ सिंह के ही विकल्प के तौर पे योगी को 2 साल पहले चुना गया था, इसको याद रखिए। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं केशव मौर्य और इन लोगों की ना, मुझे लगता है कि इस बात को ज़रा समझना होगा कि बीजेपी अगर बहुमत की सरकार लाई है यूपी में, तो वो एक भी मुस्लिम को टिकट दिए बगैर लाई है। ठीक है, इसका मतलब कि यूपी से जो राजनीति चालू हुई है इस महीने, वो राजनीति भविष्य में हिंदू वोट बैंक की राजनीति होने जा रही है। ठीक, खतरनाक संकेत समझ देख रहे हैं इसे आप? ये खतरनाक संकेत किसके लिए है ये समझना जरूरी है। देखिए, मुसलमानों के नाम पर सेकुलर पार्टियां 60 साल 70 साल करती रही राजनीति, और मुसलमान एक वोट बैंक में तब्दील हो गया। ठीक, और मुसलमान जो है इधर से उधर से अपना वोट बांटता रहा है। अब अगर आने वाली राजनीति हिंदू वोट बैंक की राजनीति है, तो आप लिख के लीजिए कि 2019 के बाद तमाम पार्टियां, कांग्रेस, सपा, बसपा से लेकर जितनी भी उत्तर भारत की पार्टियां हैं, वो इस कंसोलिडेटेड हिंदू वोट बैंक में जो 40-42% का बनाया है भाजपा ने, इसमें सेंध लगाने की कोशिश करेंगी। और ये बहुत दिलचस्प है कि भाजपा नाम की पार्टी जो कि हिंदुओं का प्रतिनिधित्व होने की बात करती है कि हम हिंदुओं के कल्याण की बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो दरअसल उसके नाम पे हिंदुओं को एक हिंदू वोट बैंक में तब्दील कर रही है, उसी तरह जिस तरह की मुस्लिमों को 60 साल किया गया। ठीक है, लेकिन एज ए नेशन आपको लगता है कि एक बड़ा जो संख्या है, एक बड़ी जो प्रतिनिधि जिनकी आबादी है, उनको इग्नोर करके कोई पार्टी सत्ता में आए, तो ये एक राष्ट्र के रूप में तो आप सफल हो जाएंगे? नहीं, आपने इग्नोर किया है, लेकिन वोटिंग राइट्स हैं उनको। वोटिंग राइट्स तो है ही ना, वोटिंग राइट्स कहाँ जा रहे हैं? प्रतिनिधित्व तो खत्म। बताइए, असम में नहीं है, असम में मुस्लिम बहुल आबादी वाला राज्य है। यूपी में अभी तो जातीय जनगणना नहीं हुई, लेकिन एक लब्बोलू आपका आया था कि 18-19% आबादी है उनकी, बड़ी आबादी है।
लेकिन उनका तो विधानसभा में प्रतिनिधित्व ही नहीं है, और उसमें भी जो सत्ताधारी दल है उसमें तो है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। तो एक भरपाई करने की कोशिश की गई। नहीं, मतलब एक भरपाई तो वो तो नजमा हेपतुल्ला के नाती हैं। वो जो एक बने हैं विधायक, वो नजमा हेपतुल्ला के नाती हैं। नजमा हेपतुल्ला जो है गवर्नर है वहाँ की भाजपा से, वो छोड़ दीजिए, वो अपवाद है। जो मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व की बात आप कर रहे हैं ना, मैं इसका पलट सवाल पूछूंगा कि जब तक प्रतिनिधित्व रहा है तब तक मुस्लिमों के लिए किसने क्या किया है? मतलब राजनीतिक प्रतिनिधित्व होना एक बात है, लेकिन सदन में बैठ के कल्याणकारी काम करना एक दूसरी बात है। ओबीसी की का भी रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है उसके भी हैं, और अच्छी संख्या में विधायक बन के आए। तो लगता है कि ओबीसी को लेकर जो एक रणनीति थी बीजेपी की, वो सफल हुई। हाँ बिल्कुल, चुनावी रूप से सफल हुई है, लेकिन कल को जब ओबीसी को और दलितों को जो भाजपा को वोट दिए हैं, उन्हें ये बात समझ में आएगी कि दरअसल उनका इस्तेमाल वोट बैंक के तौर पे हो रहा है, तो वो पलट जाएंगे। मुझे इसका खतरा है, लगता है। वो मतलब ज़्यादा दिन तक लगता है कि वो उनको झांसे में नहीं रखा जा सकता है। अगर उनके लिए काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। हाँ बिल्कुल, आप मतलब आपको सबको साथ लेके चलना है। जैसे आपने केशव मौर्य को बना दिया एक तरफ दिनेश शर्मा को, कि चलो भाई ये दो चेहरे हैं, तो आप तीन जातियों को कंसोलिडेट करने के लिए आपने प्रतिनिधि बना दिया। लेकिन आप अगर उनके लिए काम नहीं करते हैं, उनको जो चाहिए वो नहीं देते हैं, तो बहुत लंबे समय में मुश्किल। आप यूपी को देखते रहे, बुंदेलखंड को लेकर बातें हो रही है कि बुंदेलखंड से कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं आया है। एक अलग राज्य की मांग भी वो लोग कर रहे थे। उसका इस सरकार के गठन में देख रहे हैं कि वो एक इशू बन सकता है। हाँ संभव है, बहुत संभव है, क्योंकि बुंदेलखंड में एक दो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वहाँ पर जो लगातार काम करती रही हैं। हालांकि वो भाजपा से सट जाती हैं बाद में, लेकिन हमको लगता है कि डेवलपमेंट की जब बात होगी, विकास की बात होगी, तो बुंदेलखंड पे सबसे पहले नंबर पर होना चाहिए। वहाँ पे पिछले साल मौतें हुई हैं भूखमरी के कारण, प्यास के कारण, पानी के कारण, और अगर उस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो शायद वहाँ पे मतलब सामाजिक रूप से तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। एक जो यूपी के बारे में कहा जाता है कि जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, एनडी तिवारी के बाद कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। इस बार मौका था, कहीं ना कहीं वो लोग चूक गए हैं। चूक नहीं गए हैं, हमको लगता है कि ये बीजेपी जो है वो मान के चल रही है कि ब्राह्मण बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ हैं, हमेशा से मानती रही है। ये आरएसएस तो एसेंशियली ब्राह्मणवादी संस्था है, तो वो मान के चलते हैं कि ब्राह्मण कहाँ जाएगा, वो तो हमारे साथ आएगा ही आएगा, उसको बनाए या ना बनाए, ठीक है। ब्राह्मणों को ये बात समझ में आती है कि हम कहाँ जाएंगे, वहीं जाएंगे, तो मुख्यमंत्री बने या ना बने उनको साथ में सटके रहना है। ये राजनीति लेकिन ओबीसी और दलित के साथ लंबे समय तक नहीं चलेगी। इसलिए खतरा ओबीसी और दलित जो वोट बैंक इनका है उसको साधने का है, और उसको ये 2019 के बाद कितना साथ रख पाएंगे उस पर डिपेंड करेगा कि इनकी राजनीति कितनी लंबी जाएगी। हम लोगों ने बात शुरू की थी योगी आदित्यनाथ से। आपने उनके काम को देखा है, चाहे मठ के रूप में, एक सांसद के रूप में, एक एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो जिस तरह उन्होंने शुरुआती स्टेप दिखाए हैं, तो आप लिख भी रहे थे सोशल साइट्स पर कि वहाँ एक तिनका गिरा हो, एक डॉक्टर पाया जाए। तो क्या लग रहा है, यूपी इतना बड़ा राज्य है, एक मठ चलाना और यूपी चलाना, दोनों में किस तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट तो होगा? नहीं, मठ तो चलता रहेगा अपने हिसाब से। मठ की तो व्यवस्था जो है वो इतनी चाक चौबंद है, वहाँ पर आप जाइए और सीढ़ी के नीचे चप्पल उतार के ऊपर उसारे में चढ़ेंगे, 2 मिनट बाद पलट के देखेंगे तो आपका चप्पल गायब होगा। खोजना पड़ेगा आपको, पता चलेगा किसी एक कतार में जो है चप्पलें रखी हुई हैं और एक आदमी परमानेंट इसी काम में लगा हुआ है, चप्पलों को लाइन से लगाने में, हैं। तो वहाँ तो अनुशासन गजब का है, ठीक। लेकिन ऐसा है कि एक मठ को या संस्था को चलाना और एक राज्य को चलाना, दोनों में अंतर है, हैं। आप इतने आयरन फिस्ट से जो है यूपी जैसे राज्य को नहीं चला सकते हैं, हाँ? किस तरह का अनुशासन होता था? आप जब भी मठ जाते हैं, अभी आप चुनाव के समय गोरखपुर में हम लोग मिले भी तो वहाँ भी आप गए थे, किस तरह का अनुशासन होता है और किस तरह का उससे एक झलक मिलेगी जनता को? चूँकि अभी बिगनिंग से अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन अगर मठ में, चूँकि उनका मठ को वो चलाते रहे पिछले 15-20 सालों से, तो किस तरह का व्यवस्था किया है और किस तरह से होता है? जिस तरह से मीडिया में दिखाया कि सुबह उठते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, गाय को बाय नेम जानते हैं, तो इस तरह की बातें हैं, वो किस तरह की छवि बनती है, उससे आप क्या आकलन करते हैं? एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर होंगे योगी आदित्यनाथ? नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर सख्त होंगे, वो बेशक होंगे, लेकिन सवाल यही है कि किस स्केल पर आप कितना काम कर पाएंगे। अब जैसे मुझे एक चीज़ लग रही है जो पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव भी क्या कहें उसको, कि क्राइम जो है, हाँ, वो क्राइम शायद कुछ कम हो। उसकी वजह ये है कि जब सबसे दबंग आदमी राज्य के केंद्र में होता है
तो बाकी लोगों की दबंगई अपने आप जो है दब जाती है ना। तो मुझे लगता है कि क्राइम के लेवल पे शायद कुछ कमी आवे, माफियागिरी में कुछ कमी आवे, क्योंकि सब कुछ केंद्रीकृत होगा। 5 कालिदास मार्ग से चीज़ें चलेंगी तो अपने आप जो है सब कुछ स्मूथ रहेगा। लेकिन बाकी जो डेवलपमेंट का मामला है, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, जो 2 बुनियादी चीज़ें हैं, अब मठ में आप जाइए, मठ के स्कूल में जाइए, कॉलेज में, दिग्विजयनाथ कॉलेज में, या मठ का जो अस्पताल है उसमें जाइए, तो वहाँ पर आपको शिक्षा स्वास्थ्य पर जो काम दिखाई पड़ेगा वो बहुत अद्भुत है, हाँ। लेकिन यहाँ पे सरकारी अस्पताल में योगी आदित्यनाथ, हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ को मठ में व्यवस्था करने का मौका मिला तो उन्होंने सुधारा, हो सकता है वो यूपी को भी सुधार दें, एक पॉसिबिलिटी तो है। पॉसिबिलिटी तो हमेशा बनी रहती है, लेकिन मतलब आप अपने घर में जो है जो काम कर पाते हैं वो अपने मोहल्ले में नहीं कर पाते हैं जीवन भर, हाँ। तो ये तो बहुत बड़ा राज्य है। देखिए किस तरह के राजनीतिक चैलेंजेस रहेंगे उनके सामने। एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, सीएम को लेकर बहुत बवाल कटा है, अंतिम समय तक भी मामला गोपनीय था, एक चैलेंजेस तो वो होगा। पूर्ण बहुमत की सरकार है, 5 साल चलेगी, ये दूसरी सरकार शायद यूपी में हो जो 5 साल चले। लेकिन चैलेंजेस किस तरह के होगा। लॉ एंड ऑर्डर तो है, वो चीज़ें हैं, लेकिन इंटरनल किस तरह के राजनीतिक चैलेंजेस उनके सामने आएंगे, क्योंकि एक ब्राह्मण लॉबी भी है, ओबीसी लॉबी बड़ी लॉबी है, केशव प्रसाद मौर्य हैं, 2 डिप्टी सीएम हैं, 2 डिप्टी सीएम मतलब समझ रहे हैं, सत्ता के 3 केंद्र तो बनते दिख रहे हैं। देखिए अभी तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 2019 के बाद की बात करने का मतलब नहीं है। अगला जो 2.5 साल होगा उत्तर प्रदेश के लिए, वो हमें लगता है कि जो भी कुछ काम करेंगे योगी आदित्यनाथ, वो 2019 के चुनाव को देखते हुए करेंगे, ठीक है। और इसलिए मुझे लगता है कि अभी अगले 2.5 साल जो इनके कमज़ोर पॉकेट्स हैं, हाँ, चुनावी राजनीति के लिहाज से बीजेपी के जो कमज़ोर पॉकेट हैं, वहाँ पे योगी आदित्यनाथ राजनीतिक काम करेंगे, ठीक है, अपने संगठन द्वारा। लग रहा है कि बीजेपी अभी 3 साल हुए हैं, 2 साल बचा है और 2019 की तैयारी में जुट गई है लगभग, ऐसे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये पहले लोग कहते थे कि 6 महीना के समय में, मोदी जी पहले पार्लियामेंट एक बार बोल भी चुके हैं पार्लियामेंट में भी, कि हम राजनीति वोट के लिए राजनीति 6 महीना के समय में करेंगे। आप लोग कि 2 साल पहले, 2 साल नहीं 5 साल, 16 मई 2014 के जनादेश के बाद बीजेपी चुनाव ही तो लड़ रही है, और क्या कर रही है आप गिनिए, लगातार चुनाव लड़ रही है। अब देखिए अभी यहाँ पे सरकार बनी और अमित शाह ने आदेश दिया, पूरी की पूरी टीम गुजरात चल दी। गुजरात से निकलेंगे तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चल देंगे। बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ चुनाव लड़ रही है, चुनाव जीत रही है, काम कुछ धरातल पे हो नहीं रहा है। जो उनको काम करना है वो काम तब होगा जब सत्ता हाथ में होगी, तो जहाँ जहाँ सत्ता मतलब कंसोलिडेट होगी वहाँ पे काम चालू होगा। आप देखिए मध्य प्रदेश में जाके देखिए। लेकिन सेंटर में तो सत्ता थी, वो तो 3 साल निकल जाएगा, ऐसे निकल गया। दिक्कत क्या है, वो तो आप देखिए सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी, दुनिया भर के जुमले हैं। अब जुमलों की कमी थोड़ी है, इतने इनोवेटिव आदमी हैं ये लोग, मतलब रोज नया जुमला गढ़ रहे हैं, और जनता भी इतनी अच्छी है कि जुमले को ले रही है। आप एंटी नेशनलिस्ट की तरफ बात करें, मैं ये कह रहा था, ये एक भाषा बहुत ट्रोल हो रहा है आजकल, अच्छी बात है, लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ी है। एक आखिरी सवाल बहुत लाजमी है, दलित एट्रोसिटी का मामला हो, वो सरकार किसी की आती जाती है, हमारी मानसिकता है वो बनी रहती है। मुस्लिम हैं, मुस्लिम समाज के लोग, माइनॉरिटी के लोग, योगी आदित्यनाथ के आने की वजह से तमाम चैनल डिबेट कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि इस तरह की डिबेट भी नहीं होती तो ज़्यादा बेहतर है। क्या लग रहा है कि एक सामाजिक सौहार्द बेहतर होगा, या जिस तरह से पिछली सरकारों में इतने सारे दंगे हुए, रिकॉर्ड दंगे हुए, वो हो सकता है कि बंद हो जाए, या फिर एक किसी तरह का खतरा आप देख रहे हैं? देखिए 2002 में जो गुजरात में दंगा हुआ था, उसके बाद गुजरात में दंगा नहीं हुआ आज तक, 15 साल हो गया, हाँ। और योगी आदित्यनाथ यहाँ पे जो आए हैं सत्ता में, तो मुझे नहीं लगता है कि आगे दंगा होगा। दंगा तो एक माध्यम है ना, सत्ता पाने का कोशिश थी और वो सत्ता मिल गई है। गोरख पांडे की एक लाइन है कि इस बार दंगा हुआ है, दंगा खूब हुआ है, कल वोटों की फसल अच्छी होगी, कुछ इस तरह की लाइन है, ठीक है। तो फसल तो लहलहा रही है, तो अब दंगे की क्या ज़रूरत है? अब दंगे की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो व्हाट्सएप और इस तरह के माध्यम हैं, जिन माध्यमों से सांस्कृतिक रूप से दिमाग को गढ़ा जाता है, वो सारे काम चलेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ कमज़ोर पॉकेट्स इनके होंगे वहाँ वहाँ सांप्रदायिकरण होगा, बहुत महीन पोलराइजेशन होगा, ठीक है। मेरी चिंता दूसरी है, हाँ। देखिए एक तो मुस्लिमों का सवाल आपने उठाया, तो उनके बारे में बताएं। पहले तो उनको अपने भीतर जो गढ़ा हुआ डर है, निर्मित डर है योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने से, उसको निकाल देना चाहिए,
हाँ, नहीं गढ़ा हुआ भी, और उनके स्पीचेस तो इस तरह वो से ठीक आते है, रहे। सही बात है, स्पीचेज आते रहे हैं। आपने 15 साल जो बोला है उस पर कैसे न भरोसा करे, और एक दिन जो बोल दें उस पर कैसे भरोसा कर लें? मत करें भरोसा, दोनों मत करें। हम कह रहे हैं जैसे थे वैसे रहें, ज़बरदस्ती का डर अंदर मत कायम करें। और अगर राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है तो मिल बैठ के सोचें कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसे होगा। आपको इंटरवीन करना है ना, हस्तक्षेप करना है। आज तक मुस्लिमों की एक पार्टी नहीं रही इस देश में। मतलब सेकुलर पार्टियां जो हैं, जिसको वोट डालते हैं वो बोलता है कि हम सेकुलर हैं, और सेकुलर पार्टियां इनको भरमाती रही हैं। तो मुसलमानों की कभी एक पार्टी होगी इस देश में? हिंदुओं की पार्टी अगर बीजेपी है, मुस्लिमों की कौन सी पार्टी है इस देश में? कतई नहीं है। आप जवाब दीजिए इसका। तो भाई आपने खुद नहीं तय किया कि आपको दरअसल चाहिए क्या और आपकी राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसा होना चाहिए, तो आप तो बिखरेंगे। आपको लगता है कि अब तो राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा यूपी में? केंद्र में भी उनकी सरकार है, यूपी में भी सरकार बन ही गई, राम मंदिर भी यूपी में बना था। आज सुप्रीम कोर्ट का ही बड़ा एक अहम सुझाव आया है, फैसला नहीं है वो सुझाव है, कि आपसी सहमति से कोई रास्ता निकले और जज जो है उसमें मध्यस्थ होंगे। तो क्या लग रहा है कि ये जो राम मंदिर का मुद्दा है वो अब कम से कम खत्म हो जाएगा इसके बाद? ये राम मंदिर का मुद्दा ख़त्म होने वाला मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा जो है रह रह के उबलने वाला मुद्दा है। अगर हम 4 लोग वैचारिक रूप से असहमत हैं और 5वां जज बोल दे कि आप लोग मिल बैठ के निपटा लीजिए, तो जो ज़्यादा दबंग होगा वो 3 को थपड़िया के निकल लेगा। ठीक है, सहमति का मतलब इस देश में यही होता है। तो अगर मिल बैठ के बात करने का मतलब है तो सीधी सी बात है कि जो दबंग है उसकी चलेगी। तो इससे होगा क्या कि ये सहमति वाला पूरा फार्मूला एक तनाव की स्थिति तक पहुंचेगा, कॉन्फ्लिक्ट पैदा, बिल्कुल कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। 31 मार्च को फिर से इस पर कुछ आने वाला है सुप्रीम कोर्ट से। देखिए इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना माना जाए, वो सुझाव है और उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब कि सहमति भाई उनके बीच में होगी ना, जो लोग एक दूसरे को सुनने को तैयार हैं। जो सुनने को तैयार ही नहीं है वो सहमति क्या करेंगे? उनमें जो ताकतवर होगा वो जीतेगा। तो ये तो मतलब खुले तौर पे जो है छोड़ दिया गया तनाव पैदा करने के लिए ना मामला। तो अब क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। हाँ, अब बैठ के कौन बात करेगा, किसकी बात चलेगी किसकी नहीं चलेगी, ये बात की बात है। मुझे नहीं लगता है कि राम मंदिर बनने वाला है, राम मंदिर का मुद्दा ख़त्म होने वाला है। ये मुद्दा रहेगा, तभी इस मुद्दे के आधार पर राजनीति चलती रहेगी भाजपा की। ठीक है, ये तो सपा बसपा के लिए कोई सुझाव है आपके पास? क्योंकि दोनों मतलब बहुत इस तरह की स्थिति हो गई है दोनों की। क्या लगता है कि कमबैक कर सकते हैं ये दोनों? देखिए, सपा बसपा के लिए अलग से हम नहीं बोलेंगे, हाँ, लेकिन जो भी पहचान की राजनीति करेगा, हाँ, पहचान की राजनीति मतलब किसी एक विशिष्ट समूह की राजनीति, जाति की राजनीति, वो दक्षिणपंथी राजनीति का शिकार होने के लिए अभिशप्त होगा। ठीक है, पहचान की राजनीति को ख़त्म कीजिए, सामाजिक न्याय के एजेंडे पर लौटिए। सामाजिक न्याय में आप चिन्हित कीजिए कि किनको सामाजिक न्याय मिलना है, किसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसे सशक्त कीजिए। सशक्त नहीं करेंगे तो आपकी सारी राजनीति पहचान की राजनीति बनेगी, और 2019 के बाद इन्हीं सपा बसपा और तमाम पार्टियों को नरम हिंदुत्व का सहारा लेके हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाना पड़ेगा और सारी राजनीति खत्म हो जाएगी इनकी। अगर नरम हिंदुत्व की राजनीति करने से बचना चाहते हैं तो ये सामाजिक न्याय पर लौट के आवें वापस। तो अभिषेक से बात करना हमेशा से एक आपको एनर्जी देता है और एक आपकी समझ विकसित करता है। आप तमाम तरह की टीवी डिबेट देखते होंगे जहाँ चीख चीख के बातें होती है, एक दूसरे पर बात थोपने की कोशिश की जाती है। नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि जो मुद्दे की गंभीरता है वो आप समझें, नेशन बिल्डिंग के लिए क्या ज़रूरी है, किस तरह की रणनीति हो ये समझे। और अभिषेक एक पत्रकार के तौर पे मैं जितना इनको जानता हूँ और जितना मैंने इनके लिखे पढ़े को देखा है, उससे साफ है कि किसी पार्टी पॉलिटिक्स से हटके, किसी वैमनस्यता से हटके एक लीगल जो इनकी, अब हो सकता है उस राय से आप सहमत हो न सहमत हो, लेकिन जो करेंट सिनेरियो होता है, जो तात्कालिक जो हालात होते हैं उसका बखूबी ये वर्णन करते हैं। और आप टीवी डिबेट जो आप देखते हैं जिसमें आप वो भी देखिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक तरह का जो एग्रेशन होता है उससे बचने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आज हो क्या रहा है कि हम सब जनता के रूप में कहीं ना कहीं बढ़ चुके हैं, कोई किसी दल में, कोई किसी दल में। ज़रूरी है कि आप वोट देने के समय ज़रूर बाई चॉइस चुनिए किसी दल को, लेकिन नेशनल बिल्डिंग की जब बात हो, सामाजिक सौहार्द की जब बात हो, सोशल जस्टिस की जब बात हो, न्याय की जब बात हो, तो आपको ज़रूरी है कि आप एक इंसान के तौर पे सामने आइए। और इसी के लिए ज़रूरी है कि अभिषेक जैसे वो तमाम पत्रकार या समाज में काम करने वाले उनकी बातों को सुनिए, तभी आपको पता चलेगा कि जो वर्तमान राजनीतिक हालात हैं उसका भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है।
कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजियाबाद।